जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका बांसुर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल व ऑनलाइन क्लासेज में। और आज मैं बात करने वाला हूं आप सबसे कला वर्ग जो तृतीय वर्ष है यानी बीए पार्ट थर्ड ईयर जो है उसके हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। तो साथी चलिए आगे। और इस एपिसोड में, इस कक्षा में, इस क्लास में हम लेंगे साथियों जो परीक्षा की दृष्टि से हमारा प्रथम पाठ है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हिंदी साहित्य का थर्ड ईयर में द्वितीय प्रश्न पत्र जो हमारा है गद्य वाला, उसमें आपको साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यतः जो हमारी यूनिट है उस पहली यूनिट में मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि हमें हमारे निबंध जोड़े गए हैं। और उन निबंध से मैंने बताया था आपको कि वो जो अपने निबंध है उनमें से व्याख्या आने वाली हैं। तो हमारा जो पहला निबंध है, जो पहला पाठ है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये हमारा पहला निबंध है जिसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं, निबंधकार जो हैं साथियों। ठीक है, उस पाठ से आगामी जो 2020 की हमारी परीक्षा होगी, इस निबंध से जो महत्वपूर्ण जो व्याख्या है हमारी बनती है वो कौन सी है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, ये है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित गद्यावतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब मैं एक बात यहाँ आपसे साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि पद्य की जो व्याख्या है वो हमारे लिए समझने में बहुत ईजी होती है, बहुत आसान होती है, बहुत सरल होती है। लेकिन साथियों, गद्य की जो व्याख्या होती है, क्योंकि उसकी जो भाषा शैली होती है वो लगभग एक जैसी होती है, तो उसको समझने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे लिए यही है कि जो गद्य की व्याख्या हमारे लिए आएगी उसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि व्याख्या में जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है वो प्रसंग की होती है। और प्रसंग में आपको मालूम है कि साथियों, वो जो गद्यावतरण कहें या फिर पद्य की व्याख्या है वो किस पाठ से ली गई है, उसके रचनाकार कौन है और उसमें किस विषय का वर्णन किया गया है, उसका संक्षिप्त हमें उल्लेख करना पड़ता है। और यदि यही पार्ट हमारा गलत हो गया तो फिर हमारे लिए जो मुश्किल है उत्तर देना, वो उसमें अंक लाना बहुत कठिन और दुष्कर कार्य है साथियों। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत टेढ़ा काम है। गद्य की व्याख्या जो है बहुत कठिन टफ काम है, क्योंकि इसका जो प्रसंग है वो इतना आसानी से हमारे लिए समझ में नहीं आता है। तो देखिए साथियों, अब मैं यहाँ पे ये जो गद्यांश है अपने, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा गद्यांश है। देखिए, रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर हो गया था। रामायण था कि रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि वह समस्त राज्य और राज सिंहासन हमारा नहीं है, ये सब तुम्हारे हाथ में रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर समस्त, आगे मैं ले चलूँगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहें तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आपके लिए बेटर रहेगा साथियों। मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिए, ये तो मैंने छायांकन किया है, चित्रांकन किया है। आगे जो पद है ये आपको व्याख्या में गद्यांश में मिलने वाले नहीं है चित्र, ये मैंने केवल समझाने के लिए यहाँ पे इनका यूज किया है, प्रयोग किया है, क्योंकि इन दो चित्रों से आपको बहुत कुछ चीज़ है वो समझ में आने वाली है। आगे देखिए, तो राम ने अपना समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर आप आनंद निर्भर चित्त हो सस्त्रीक वनवासी हो गए। वहीं महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने को सन्नद्ध हुए कि जितने में सुई का अग्रभाग ढक जाए इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम न देंगे। सुच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों। ये जो व्याख्या है, ये जो गद्यांश है, ये हमारे लिए इस पहले पार्ट से, जिसका नाम कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, इसका जो नाम है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। नाम है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। ये पहला निबंध है हमारा
जो कि हमें प्रसंग में लिखना पड़ेगा। और इसके जो निबंधकार हैं वो हैं बाल कृष्ण भट्ट। ये पहला पार्ट है हमारा। और ये जो गद्यांश आपको दिख रहा है इस पार्ट से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा व्याख्या समझाने से पूर्व यही समझा दूं कि जो निबंध का नाम है उसके शीर्षक का औचित्य क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। और जब ये कड़ी हमारे समझ में आ गई ना, तो साथियों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इस पाठ के प्रत्येक गद्यांश का आप आसानी से सरलार्थ लिख लेंगे। हर गद्यांश की आप लोग बहुत सरलता से व्याख्या कर लेंगे। तो साहित्य देखिए, साहित्य जन समूह यानी लोगों का समूह जो है उसके हृदय का विकास है। यानी ये जो आप पढ़ रहे हो ये साहित्य है। साहित्य हमारा गद्य और पद्य में लिखा जाता है। अपन तो हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग भाषाओं में साहित्य लिखा जाता है, वो चाहे किसी भी भाषा का साहित्य हो। मैं ये बात नहीं कर रहा कि हिंदी का ही साहित्य, किसी भी भाषा का साहित्य हो। अब आपने एक पंक्ति ये भी पढ़ी होगी कहीं पर कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। यानी साहित्य में मुख्यतः उन बातों का रचनाकार वर्णन करते हैं जो वो समाज में देखते हैं। समाज के जो लोग हैं वो क्या गतिविधियां करते हैं, उनके क्या मनोभाव होते हैं, वो किस प्रकार से क्रियाकलाप करते हैं। तो जितने भी रचनाकार हैं वो अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास यानी देश काल में, वातावरण में जो उन्हें तत्कालीन समय में दिखाई देता है, जिस युग का जो रचनाकार होता है, चाहे वो किसी भी काव्य विधा में काव्य लिखता हो, चाहे गद्य में या पद्य में, चाहे कोई भी गद्य की भी कोई भी विधा लिखता हो या पद्य की भी, मैं ये नहीं कह रहा। तो वो जैसा भी अपने आसपास वातावरण देखता है, लोगों को देखता है, तो उस सब का वो उल्लेख करता है अपने काव्य में। तो ये बात आपने नोट की होगी, बहुत बार आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। दर्पण क्या होता है? दर्पण हमें अपनी सच्चाई का आभास करवाता है। हम लोग अपने आप को बहुत हैंडसम, खूबसूरत समझते हैं, लेकिन जब हम आईना देखते हैं तो वो चेहरा हमें स्पष्ट दिखा देता है कि हमारी सूरत कैसी है। यानी दर्पण जो है वो सच्चाई बयां करता है हमारे चेहरे की। तो उसी प्रकार से जो साहित्य होता है ना, उस समाज में किस तरीके के लोग हैं, उनका जीवन शैली, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी सांस्कृतिक स्थिति जो है वो कैसी है, उस सब का जो है ना विवरण जो है साहित्यकार, रचनाकार अपने उस साहित्य में करता है। तो निश्चय ही ये जो हमारा निबंध है पहला, जिसका शीर्षक है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये जो शीर्षक है ये लगभग उसी बात से मिलता जुलता है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। बिल्कुल लगभग एक जैसी बात है। तो इसका देखिए औचित्य मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि साहित्य जन समूह के, यानी जो रचनाकार या साहित्यकार साहित्य रचते हैं, चाहे वो किसी भी युग का हो। भाई वैदिक संस्कृति के समय का जो हमारा साहित्य, जिसमें हमारे वेद वगैरह आ गए। फिर यदि हम बात करते हैं आगे आकर के रामायण कालीन, महाभारत कालीन और अलग अलग जो युग रहे, चाहे वो फिर हम बात करें रीति काल की, आदि काल की, भक्ति काल की, और साथियों बात करें चाहे फिर हम लोग अपने आधुनिक काल की। तो अलग अलग समय में जो युग हैं उनका परिवर्तन होता रहा। और युगों के अनुरूप जो हैं, जिस तरीके से लोगों की जीवन शैली, समाज की जीवन शैली बदलती रही, हर क्षेत्र में उनके रूप, उनके प्रारूप, उनकी व्यवस्थाएं बदलती रही ना, उसी प्रकार से साहित्य ने भी उसी प्रकार से करवट ले ली। उसी प्रकार से जो साहित्यकार है उन्होंने अपने साहित्य की जो शैली है, जो रचना है, उसको बदल दिया। अपने जो भाव हैं उनको क्या कर दिया, बदल दिया साथियों। तो हर युग में जैसा भी देश काल रहा है, जैसा वातावरण रहा ना, उसी प्रकार से साहित्यकारों ने अपनी कलम चलाई है। जैसा लोगों की विचारधाराएं देखी, उनकी हर क्षेत्र की जो भी प्रतिक्रियाएं देखी ना, उसी तरीके से उन्होंने फिर अपनी भावनाएं जो है, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जो है, उन्होंने साहित्य की क्या की है, रचना
की है साथियों। तो निश्चय ये जो पार्ट है ये आपको समझ में आया होगा, और ये पार्ट आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मैं आधुनिक आपको लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए आज वर्तमान समय में मान लीजिए कोरोना की समस्या पूरे देश में चल रही है, और देश में विभिन्न रंग निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की, मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो आज नव स्वर के, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, या जो नए युग के इसके जो कवि हैं, आधुनिक युग के जो ये कवि हैं, जो अब अपनी 21वीं सदी चल रही है, मैं कहना चाहूँ यहाँ पे, तो इस समय जो भी देश में माहौल चल रहा है, जो भी जन समूह में जो भी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो रही है, तो जो साहित्यकार होगा ना, आज जो देश में माहौल है उसको अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से उसको क्या कर देगा, लिपिबद्ध कर देगा, और फिर वही आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको लिपिबद्ध करके वो चला जाएगा। और फिर आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आज के इस तत्कालीन परिस्थितियों को जो साहित्यकार अपना लिख रहा है, और उसके द्वारा लिखे गए साहित्य को ही आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या करेंगी, उसको पढ़ेंगी। तो आने वाली पीढ़ियों को लगेगा, पता चलेगा कि ये जो बीमारी है ऐसे आई, और साथ ही साथ इस बीमारी में देश के कितने रंग जो है निकल कर सामने आए, किस तरीके से डॉक्टर्स ने, नर्सों ने, पुलिस ने अपना पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया, ये साहित्यकार नोटेड कर रहे हैं, और अपनी कलम के माध्यम से जो है ना उसको लिपिबद्ध करेंगे, और ये क्या बन जाएगा, साहित्य बन जाएगा। ठीक है साथियों, अब निश्चय बात समझ में आई। अब जो है अपना मुख्य जो पार्ट है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो व्याख्या है ना, इसमें किस बिंदु का वर्णन किया गया है, किस विषय का वर्णन किया गया है, वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और निश्चय ये जो निबंध है, इसका जो शीर्षक है ना, ये आपको निश्चय समझ में आया होगा। और मैंने पहले भी बताया, मैं एक बार पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, दोहरान कर रहा हूँ, कि अगर ये शीर्षक आपको समझ में आ गया ना, तो ये निबंध समझने में आपको कतई ही 1% भी दिक्कत, मुश्किल होने वाली नहीं है। अब देखिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि ये जो हमारा गद्यांश है बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। व्याख्या की दृष्टि से बिल्कुल आप हास्य में न लीजिएगा। अगर इस पाठ से व्याख्या आती है तो 100%, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो पाठ है व्याख्या की नज़रिए से बेहद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 100% मेरा मंतव्य ये कह रहा है कि इस पाठ से व्याख्या आने वाली है, और यही व्याख्या बिल्कुल पेपर में छपने वाली है। खैर, बाकी और तो परीक्षक जो पेपर बनाने वाले होते हैं उनके ऊपर निर्भर होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम जो, आप देखिए साथियों, मैं आपको लेके चलता हूँ पूरा। आपको ये पार्ट तो समझ में आ ही गया बिल्कुल, जो औचित्य है शीर्षक का। अब देखिए ये जो आपका गद्यांश है, इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें संकेत, वही बात, गद्यावतरण है, संकेत लिखना है, व्याख्या। मान लीजिए ये आपकी उत्तर पुस्तिका है, तो सबसे पहले आपको लिखना है संकेत। मैं एक बार बता देता हूँ, आगे के जो पार्ट है उनकी व्याख्याओं में नहीं बताऊँगा। दोहरा उद्धरण चयन शुरू करना है, और फिर उसके बाद जिस भी गद्यावतरण की या पद्यावतरण की आप लोग करेंगे व्याख्या, तो शुरुआती 2 या 3 शब्द तो ये ले लेंगे आप लोग, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे आप लोग रामायण के समय। ठीक है, और फिर आपको रिक्त पूरक चयन लगाने हैं इस तरीके से, ये ठीक है, जिसको आप लोग डॉट डॉट बोलते हो ये। और फिर आगे जो लाइन में है ना, यहाँ मैं ऊपर लेके चल रहा हूँ अब आपको थोड़ा यहाँ। ठीक है, संकेत हो जाएगा यहाँ तो आपका। ठीक है साथियों, संकेत के बाद ये आ जाएंगे दोहरे उद्धरण चिह्न के साथ। उसके बाद जो है रिक्त पूरक। ठीक है, और उसके बाद जो है गद्यांश जो होगा उसकी अंतिम जो लाइन होगी, उसके अंतिम जो शब्द हैं 2 या 3 वो लेने हैं। जैसे इसके अंतिम जो हैं वो ये हैं, बिना युद्धहीन केशव। ठीक है साथियों, ये ठीक है। और उसके बाद जो है आपको पूर्ण विराम लगाकर दोहरा उद्धरण चिह्न से बंद कर देना है। उसके बाद जो है अगला पार्ट हमारा, वो आपको प्रसंग का लिखना है। आपको प्रसंग में आपको लिखना है, लिखकर प्रसंग जो है आपको अपना लिखना है कि प्रस्तुत जो अवतरण है या गद्यावतरण है वो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण जो भट्ट हैं उनके द्वारा रचित निबंध साहित्य जन के समूह के हृदय का विकास से लिया गया है। यानी एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं,
आप लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत जो गद्यावतरण है वो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु जो युग के प्रमुख निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, कृष्ण जो भट्ट हैं, उनके निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास से लिया गया है। और इस निबंध में रामायणकालीन व महाभारतकालीन लोगों के हृदय की जो भावना थी उसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब व्याख्या आपको करनी है, अगला बिंदु, ठीक है साथियों। और व्याख्या में देखिएगा पूरा आपको सरलार्थ भावार्थ अपने शब्दों में बयां करना है। तो यहाँ पे लेखक जो है वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि रामायण के समय से और भारत के समय में यानी महाभारत के समय में लोगों का जो हृदयगत जो भाव है उनमें कितना अंतर हो गया था। यानी हमने देखा कि रामायण के समय जो राम जो है वो एक आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है, मर्यादित जो पुरुष के रूप में, जिसमें वो आदर्श भाई, आदर्श बेटे और आदर्श पति के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में उनका जो चरित्र है वो हमारे सामने उल्लेखित किया गया है, वर्णित किया गया है, ठीक है साथियों। और यदि फिर आगे हम बात करें महाभारत कालीन या युग जो परिवर्तित हुआ उसमें जो कृष्ण हैं उनको युग पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण हैं वो एक तरीके से उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो राम से थोड़ा सा अलग हैं। जहाँ कृष्ण जो हैं वो कूटनीतिज्ञ के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, युद्ध संचालक के रूप में उनकी महत्वपूर्ण जो भूमिका है, चारित्रिक जो विशेषताएं वो हमने साहित्य के माध्यम से पढ़ी या महाभारत के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ी। तो उसी का कवि जो है, लेखक जो है, निबंधकार जो है वो वर्णन कर रहा है, कवि पद का होता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है साथियों। तो अब यहाँ पे देखिए, अब बारी बारी से दोनों जो पार्ट हैं, रामायण काल का भी लेखक जो है वर्णन कर रहा है और जो अपना महाभारत काल है उसका भी वर्णन यहाँ पे कर रहा है। रामायण में क्या हुआ वो भी आप जानते हैं एक तरीके से, और महाभारत में क्या हुआ बस उसी का उल्लेख है। तो लेखक कह रहा है, निबंधकार कह रहा है कि जहाँ रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे, यानी आप जानते हैं कि रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई कौन है, यानी राम और भरत एक तरीके से हम कहें, क्योंकि भरत को तो राजपाट मिला, एक तरीके से हम ये कहें, कैकेयी ने अपनी हठ धर्मिता के कारण राजा से वचन ले लिया, आपको मालूम है साथियों, और राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। तो अब देखिए यहाँ पे आपस में वो प्रतिद्वंदी हो गए एक तरीके से, हम ये मान के चलें। लेकिन उन दोनों प्रतिद्वंदी भाइयों में आपस में इस बात को लेकर विवाद चल रहा है कि राजा मैं भी नहीं हूं। राम ये कह रहा है कि मैं भी राजा नहीं हूं और भरत कह रहा है मैं भी राजा नहीं हूं। भरत ये कह रहा है कि भ्राता राम आप राजा हैं, और राम ये कह रहा है कि भ्राता भरत अनुज आप राजा हैं। यानी ये उस समय की तत्कालीन स्थिति थी। आज यदि वर्तमान समय में मैं थोड़ा सा एक टिप्पणी करना चाहता हूँ इस बात को समझने के लिए कि आज वर्तमान समय में यदि इस तरीके से राजपाट की बात आए, चाहे ज़मीन जायदाद को लेकर लगा ले हम लोग, तो 99% मैं ये मानता हूँ कि एक दूसरे के हड़पने के चक्कर में लगी हुई हैं। लेकिन वहाँ पर तो भरत को राजपाट मिल रहा था, फिर भी देखिए उसके हृदय में ये भाव आ रहे हैं कि हे भ्राता राम, राजा मैं नहीं हूँ बल्कि राजा तो आप हैं। लेकिन राम ये कह रहे हैं कि ये जो उत्तरदायित्व है ये आपको निर्वाह करना है, ये आपको निभाना है, मैं राजा नहीं हूँ। मैं तो अपने वचनबद्ध को कटिबद्धता के साथ उसका निर्वाह करने के लिए मुझे वन में जाना ही पड़ेगा, उसका वर्णन है साथियों यहाँ पे। तो देखिए कि वह समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है, यानी भरत भी कह रहा है कि मेरा नहीं है और राम भी कह रहा है मेरा नहीं है, ये सब तुम्हारे हाथ में रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर दिया, यानी परास्त कर दिया, पराभूत यानी हरा दिया, यानी अपनी वाकपटुता में जो विवाद चल रहा था दोनों भाइयों का उसमें हरा दिया, परास्त कर दिया। ओके, और अंततः भरत को बात स्वीकार करनी पड़ी। आगे देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ, ये मैंने दृश्यांकन किया है पूरा जो है यहाँ पे, ठीक है। ये जो भरत को है चरण पादुकाएं दी जा रही हैं राम जी के द्वारा, और भरत जो है आप जानते हैं रामायण आप लोगों ने देखी है, तो चरण पादुकाओं को रख कर के और बस उन्हीं के आधार पर राज का सिंहासन जो है, शासन जो है वो चला रहे हैं भरत जी, आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये मैंने चित्रांकन किया है एक समझाने के तौर पर। अब आगे देखिए,
साम्राज्य उनके हस्तगत कर, यानी भरत को साम्राज्य सौंप दिया, हाथों में हस्तगत हाथों में दे दिया। और आप यानी स्वयं राम है वो आनंद निर्भर चित्त हो, और आनंद के साथ, आनंदित चित्त के साथ, मन के साथ सस्त्रीक यानी अपनी पत्नी के साथ, अपनी स्त्री के साथ क्या हो गए, वनवासी हो गए, वन में चले गए। ठीक है साथियों, तो अब देखिए ये जो घटना घटी ना, राम जो है वो भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और तत्कालीन उस समय ये समाज का हिस्सा थे, और समाज में ये घटनाएं घटित हुई ना, तो बस वाल्मीकि जी ने वो लिख दिया जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो रामचरितमानस हो या रामायण, तुलसी वो वाल्मीकि जी की वो एक तरीके से साहित्य है साथियों। तो बिल्कुल उस समय जो राम जी ने और भरत जी ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे स्पष्ट समझ सकते हैं कि उस समय के जो लोग हैं उनकी कैसी भावनाएं थी। ठीक है, आगे अब देखिए महाभारत में दो दायाद। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि महाभारत में हमने देखा कि कौरव और पांडवों में पूर्वजों से दायाद यानी पूर्वजों से जो प्राप्त जो संपत्ति है उसके ऊपर कौरव और पांडवों में आपस में युद्ध हुआ। भाई इस बात के लिए कलह करने को सन्नद्ध हुए, कटिबद्ध हुए कि जितने में सुई की अग्रभाग ढक जाए इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम नहीं देंगे। लेकिन अब युग परिवर्तित हुआ, और युग परिवर्तित हुआ तो वहां देखिए जहां ऊपर हमने रामायण में भरत को और राम को आपस में ये कहते सुना, पढ़ा साहित्य के माध्यम से कि राज्य ना तो मेरा है, भरत कह रहा है, और राम कह रहा है राज्य मेरा भी नहीं है। राम कह रहा है कि राज्य के ऊपर हे भरत आपका अधिकार है इस वक्त, और भरत कह रहा है कि भ्राता मेरा नहीं आपका है। लेकिन यहां महाभारत में राज्य को लेकर, पूर्वजों के द्वारा प्राप्त संपत्ति को लेकर के और विवाद हो रहा है कि वो कह रहा है मेरी है और वो कह रहा है मेरी है, अपने अधिकार जता रहे हैं। बस उसी का कवि यहाँ पे वर्णन कर रहा है, और ये मैंने छायांकन किया है। ये दुर्योधन जी हैं, पूरी सभा में यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों कुलों के जो लोग हैं, ये कन्हैया जी हैं यहाँ पर सुन रहे हैं, और दुर्योधन कह रहे हैं कि सुई की अग्रभाग अगली जो नोक है वो जितना हिस्सा टिकेगा ना उतना भी मैं पांडवों को देने वाला नहीं हूँ। इस सिंहासन के ऊपर केवल और केवल मेरा अधिकार है। और आपस में उनका युद्ध हुआ, यहाँ पे देखिए उसी का यहाँ पे वर्णन है। यानी युद्ध के बिना हमें एक पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम नहीं देंगे, यानी बगैर लड़े हम 1 इंच भी नहीं देंगे। सूचकग्रम, सुई की जो नोक अग्रभाग है, नैव यानी नहीं, दास्यामी जो दूंगा, विना यानी बिना, युद्धेन यानी युद्ध के, केशव यानी केशव, यानी दुर्योधन ने कहा कि सुई की जो नोक या जो अग्रभाग है उसका जितना हिस्सा भी जो है ना मैं इनको बगैर युद्ध में देने वाला नहीं हूँ। यानी कौरवों की तरफ से दुर्योधन ने ये बात कही पांडवों को कि हे केशव, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैं सुई का जो अग्रभाग है, जो नोक टिकती उतना भी जो है ना इनको बगैर युद्ध के इन पांडवों को देने वाला नहीं हूँ। तो ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो बस कवि ने, रचनाकार ने, निबंधकार ने, लेखक ने जो है इसी का यहाँ पे क्या किया है, वर्णन किया है साथियों। बाकी मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी, बार बार मैंने कवि का नाम यहाँ पे लिया है, तो गद्य में आपको कवि का नाम नहीं लेना है। यहाँ पर आपको निबंधकार या हम कह सकते हैं रचनाकार या हम कह सकते हैं लेखक ने इस बात का उल्लेख किया है। ठीक है साथियों, निश्चय व्याख्या आप लोगों को समझ में आई होगी। अब अंतिम जो पार्ट है वो आप लोगों का है विशेष। विशेष में आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। भाव पक्ष से संबंधित बिंदु आप लोग लिख देंगे कि इसमें रामायण कालीन व महाभारत कालीन जो लोगों की भावनाएं थी उसका रचनाकार ने क्या किया है, वर्णन किया है। और नंबर 2 बिंदु आप लिख देंगे कि जो राम हैं और जो भरत हैं उनके हृदय की भावनाओं का, और साथ ही साथ कौरव और पांडवों की भावनाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है।
तथा राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में तथा कृष्ण को जो है एक कूटनीतिज्ञ के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यदि भाषा की बात करें कला पक्ष व्याकरण संबंधित, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि भाषा जो है सहज सरल है, भावानुकूल है, पठनीय है और तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त है, यानी कह सकते हैं संस्कृत निष्ठ है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से, और शैली जो है वो हम कह सकते हैं कि विवेचनात्मक इसमें क्या है, शैली का प्रयोग किया गया है, विवेचनात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से ये आप लोगों की व्याख्या है, बेहद इंपॉर्टेंट व्याख्या है, निश्चय ही आपको पाठ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।